Today I am going to discuss one of the numerical technique method for the solution of system of linear equations. System of linear equations. तो इस मेथड को पढ़ने से पहले आपने और भी मेथड्स पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के. वो होगा आपका Ax इक्वल टू बी फॉर्म में. पहले आप इक्वेशंस को लिख लेते हो, है ना. एज अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, तो 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा और ये एक कॉलम वेक्टर होगा. बी इज अगेन अ कॉलम वेक्टर. और यहाँ से आप ये जो एक्स अननोन है इसको फाइंड आउट करने के लिए ए का इनवर्स फाइंड करते हो, राइट हैंड साइड वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका ये अननोन वेक्टर एक्स आ जाता है. ठीक है. बट ये प्रॉब्लम आती है जब अपने पास में 1000 क्रॉस 1000 का सिस्टम बनता है. मीन्स 1000 अननोन्स हैं, 1000 इक्वेशंस हैं, या उससे भी ज़्यादा लाखों में जब हम बात करते हैं, जब अपना डेटा बहुत ही लार्ज है, तो उस टाइम पे क्या होता है अपने पास में कि जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं ये अपने कैलकुलेशंस को, कंप्यूटेशनल पावर को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं. तो इसमें ये दिस इज़ गॉस सीडल इटरेटिव मेथड. नाम में ही इटरेटिव है. दिस इज एन इटरेटिव मेथड अप्रॉक्सीमेशन. इसमें अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती हैं जो आपके अननोन्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट के काफ़ी आसपास आ जाती हैं. ठीक है. तो इस मेथड में हम करते क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है कि इसको आपको करने के लिए आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट शुड बी डायगनली डोमिनेंट. डायगनली डोमिनेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने पास में इक्वेशन a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 और ऐसे ही a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3. हम 3/3 की एक सिस्टम से 3/3 के सिस्टम से समझ लेते हैं इसको. अब आगे जाके हम कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सिस्टम है. a33x3. तो अपने इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? a11, a22 एंड a33. डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इनको डोमिनेट करें. तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है डायगोनली डोमिनेंट का, इट सेज डायगोनली डोमिनेंट. डायगोनली डोमिनेंट इसका मतलब है कि जो अपना a11 है, a11 इसके हम सिर्फ वैल्यू लेंगे, इसका साइन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने मॉड्यूलस लगा दिया. इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a12 प्लस मॉड a13. ठीक है. बाकी जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको सबको आप सम कर लीजिए विदाउट साइन, और डायगोनल एलिमेंट स्टिल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दीज. ठीक है. दिस इज कॉल्ड डायगोनली डोमिनेंट. हियर a11 इज डायगोनली डोमिनेंट. ऐसे ही आप a22 के लिए देख सकते हो, इन दोनों का सम करके a22 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, एंड सिमिलरली फॉर a33. तो अगर ये सिस्टम अपना डायगोनली डोमिनेंट है तब ये गॉस साइडल इटरेटिव मेथड अच्छा रिजल्ट देता है. ठीक है. और डायगोनली डोमिनेंट कई केसेस में नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम क्या देख लेते हैं, इन तीनों में से जो लार्ज वैल्यू है, तीनों में से जो लार्ज वैल्यू है वो डायगोनल में हो. एटलीस्ट इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो ये अपना इनिशियल कंडीशन है टू अप्लाई दिस मेथड. अब मेथड में करते क्या है, वहां जाते हैं. तो अपने पास में फॉर एग्जाम्पल ये 3 इक्वेशन है और इनको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब वी हैव टू फाइंड x1, x2 एंड x3. ठीक है. इन तीनों को फाइंड करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर अरेंजिंग इन डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म, हो सकता है डायगोनली डोमिनेंट ना हो, कुछ इक्वेशंस को ऊपर नीचे करके डायगोनली डोमिनेंट बन जाए. ठीक है. अभी डायगोनली डोमिनेंट बन चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से आप x1 की वैल्यू फाइंड करोगे. x1 की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, अभी मैं इसको इक्वेशन में लिख दूं तो इज इक्वल टू b है. b क्या होगा, b1 b2 b3 एक वेक्टर, तो इक्वल टू b3. फर्स्ट इक्वेशन से x1 फाइंड करना मीन्स x1 को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब उठा के राइट में ले जाओ. तो ये क्या हो जाएगा, b1 माइनस a12x2 माइनस a13x3, और हमें x1 फाइंड करना है, इसका जो कोफिशिएंट है इससे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड. मैंने
लिख दिया है, ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 1/A11 ऐसे, दिस इज आर x1। ठीक है, सिमिलरली यू विल फाइंड x2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड x3 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो x2 क्या आ जाएगा, 1/A22 b2 माइनस A21 x1 और ये माइनस होगा A23 x3। ठीक है, सिमिलरली x3 विल बी, अभी इसको ये दोनों इधर आके माइनस होंगे, तो b3 1 अपॉन आएगा कितना, 1/A33 b3 माइनस A31 x1 माइनस A32 x2। ठीक है, तो x1 x2 x3 डायगोनली डोमिनेंट देखने के बाद अगर इस फॉर्म में है तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट वेरिएबल x1, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड वेरिएबल x2, थर्ड इक्वेशन से x3 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी सबको हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। तो थ्रू आउट द प्रोसीजर हमें ये 3 इक्वेशंस ही यूज करनी है। ठीक है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, वी हैव टू फाइंड x1 x2 एंड x3। तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, x1 यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको x2 और x3 पता हो, क्योंकि बाकी सारे तो नोन है, यहाँ x2 और x3 पता होना चाहिए। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हम x2 और x3 की इनिशियल वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये 0th वैल्यू, इनिशियल वैल्यू है x2 और x3, ये हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं 0 until unless it is given। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर गिवन नहीं है तो हम 0 ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो x2 और x3 की इनिशियल वैल्यू हमने अज्यूम कर ली, कितनी, 0। जैसे ही हमने ये अज्यूम किया तो फर्स्ट इक्वेशन, इनको हम नाम दे देते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, x1 क्या आएगा, 1/A11 b1 माइनस A12 x2 0 जो हमने अज्यूम किया है, जो कि अपना 0 है ना, माइनस A13 x3 भी हमने 0 अज्यूम किया है, तो यहाँ से x11 आ जाएगा। ऐसे ही फिर उसके बाद x21 फाइंड करना है, तो यहाँ क्या करोगे, A12, बाकी सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है, कोएफिशिएंट्स, A21। अब क्या है, x1 जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, यहाँ से जो फाइंड कर लिया x1 वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस A23 और x3 क्योंकि अभी हमने यहाँ कहीं फाइंड नहीं किया है तो x3 हमें 0 ही पता है, तो x3 0 पुट करोगे, यहाँ से x21 आ जाएगा और x3 के लिए हमें चाहिए x1 और x2 ये दोनों हम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x3 क्या आएगा, 1/A33 b3 माइनस A31 x11 जो यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया वो यूज करोगे, उसके आगे क्या है, माइनस A32 x21 जो यहाँ से कैलकुलेट होके मिला। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग these values we get x11 x21 x31। this is our first approximation। सेम इसी को हम आगे फॉलो करते हैं, then we'll get second approximation, third approximation and so on। तो ऐसे हम चलते जाते हैं जहाँ तक कि अपनी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी आ नहीं जाती। ठीक है, तो let's take an example for this। So this is the numerical for Gauss-Seidel iterative method। These are 3 equations in 3 unknowns and we have to find x, y and z। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम चेक करते हैं whether it is diagonally dominant or not। diagonally dominant ये diagonal elements हैं, ये और ये 20 और यहाँ क्या है 1 + 2, 1 + 2 हुआ 3, 20 is greater than 3। For second equation 20 is
again greater than 3 plus 1, that is 4, and here diagonal element is 20, and this is greater than 2 plus 3, that is 5. तो सारी की सारी तीन की तीन इक्वेशंस में डायगोनल्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है अदर एलिमेंट्स को, तो दिस इज डायगोनली डोमिनेंट. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं गॉस सीडल मेथड. ठीक है, तो गॉस सीडल में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डायगोनली डोमिनेंट चेक करने के बाद में आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करोगे. फर्स्ट इक्वेशन से आप फाइंड आउट करोगे x. फर्स्ट इक्वेशन से हम x फाइंड करें तो 17 माइनस वाई प्लस 2z और x का कोफिशिएंट क्या है 20, इससे हो जाएगा डिवाइड. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट आवर सेकेंड इक्वेशन फॉर y. दिस इज माइनस 18 माइनस 3x प्लस z and divided by coefficient of y, that is 20. This is our second equation, and z is equal to 1 over 20. क्या हो जाएगा 25 minus 2x plus 3y. तो this is our third equation. तो थ्रू आउट द प्रोसीजर हमें तीन इक्वेशंस यूज करनी है. अब क्योंकि इटरेटिव मेथड है तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेना होता है. तो इनिशियल वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं. इनिशियल वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन के लिए y और z की ही जरूरत है, तो y और z ही अज्यूम करेंगे. तो इनिशियल y और z दोनों को हम 0 ही लेकर चलेंगे इन ऑलमोस्ट ऑल द इक्वेशंस. तो इनिशियल वैल्यूज ये हो गई. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट आवर फर्स्ट x. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो x क्या आ जाएगा 1 over 20. 17 minus y0 is 0 and z0 is also 0. तो यहाँ से आ गया ये 17 by 20. और सेकेंड इक्वेशन से y आ जाएगा y1. दिस इज 1 by 20 minus 18 minus 3 into. अभी x की ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड कर ली है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे. और z कौन सा पुट करेंगे, जो अपने पास में ये जो भी लेटेस्ट वैल्यू अवेलेबल है वही यूज करेंगे. तो यहाँ से अपना आ जाएगा y1. तो x1, y1 और z1 तीनों के वैल्यूज हम देख लेते हैं क्या क्या आने वाली है. इसको भी मैं डेसिमल पॉइंट में लिखूँ तो दिस इज 0.85 एंड y1 इज -1.0275. ठीक है. सिमिलरली यू विल फाइंड z1. तो z1 क्या आएगा 1 over 20 और यहाँ 25 minus 2 into x की हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, जो अपने पास लेटेस्ट सबसे बाद वाली x की वैल्यू जो भी अवेलेबल है, दैट इज 0.85 और प्लस 3 into y की अब हमें ये वाली वैल्यू अवेलेबल है तो हम ये यूज करेंगे 1.0275. इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं using calculator, then we'll get 1.0875. तो this is our first approximation. First approximate values आ गई हैं. ठीक है, इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं. Then we'll get second approximation, third approximation and so on. तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें ज़रूरत होगी इन वैल्यूज़ की x1, y1 और z1. बेसिकली विल नीड y1 एंड z1, है ना. वहाँ से अपना x2 आएगा, फिर उनको हम यूज़ करते जाएंगे. तो ये वैल्यूज़ मैं नोट कर लेती हूँ, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन पर आ जाते हैं. ठीक है, तो y1 क्या है मैं यहाँ लिख लेती हूँ. y1 जो आया है अपना दैट इज -1.0275 एंड z1 जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में इन दोनों की जरूरत होगी. तो z1 इज 1.01087. ठीक है, तो इसको मैं इरेज करके आगे बढ़ते हैं फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन. सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या है, ये x2, y2 और z2 ये तीनों आएंगे. इक्वेशन में ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी. वैल्यूज चेंज कहाँ पे होंगी, सिर्फ और सिर्फ y z वैल्यूज. तो यहाँ पे अपना जो y था, y और z 0 0 था.
अब y1 और z1 जो है वो गिवन है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और y वैल्यू कितनी है 1.0275 और z कितना है 1.010875 इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x2। सिमिलरली विल गेट y2 एंड z2। y2 में आप यहाँ x2 की वैल्यू पुट करोगे और x2 और z1 ये वाला और x2 ये वाला, ये वैल्यू मैं लिख देती हूँ कितनी आएगी। x2 वैल्यू विल बी 1.002462524625 ये अपनी आ गई x2 वैल्यू। ऐसे ही y2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन हम यही यूज करते हैं, x और z वैल्यू x वाली ये और z वैल्यू ये यहाँ यूज करोगे। -18 -3 इंटू x वैल्यू कितनी है 1.00246255, ठीक है, और साथ में है प्लस z वैल्यू कितनी है 1.010875। तो ये कैलकुलेट करते हैं, देन विल गेट y2 दैट इज -0.998256 कुछ ऐसी बातें आएगी। एंड z2 ऐसे ही आप z2 कैलकुलेट करते हो, ये दोनों x और y की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में डाल के, देन यू विल गेट z2 वैल्यू एज 0.9997779906। तो दिस इज आवर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं। यहीं पे एक चीज मैं मेंशन कर सकती हूँ कि x2 क्या है, ये 1.00 ऑलमोस्ट ये 1 की तरफ को जा रहा है, ठीक है, ये 1 की तरफ को अप्रोच हो रहा है, और ये y2 -1 की तरफ जा रहा है, और z2 अगेन गोइंग टू 1। तो आगे जाके वैल्यूज 1 -1 और 1, ये आपका फाइनल आंसर आने जा रहा है। x3 तक, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक ये ऑलमोस्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख देती हूँ कि क्या आने वाली है थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब आपको मेथड आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सिर्फ कैलकुलेशंस करेंगे, ये वैल्यूज फिर से y2 और z2 पुट करके x3 फाइंड करेंगे, से y3 फिर z3। तो तीनों वैल्यूज आती क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ ऑलमोस्ट वैल्यू अपनी जो जहाँ जानी है उधर कन्वर्ज करनी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कर चुकी है। x3 इज 0.99969271 is this is almost equal to 1. y3 is -1.00006395 and z3 is 1.00002114. Okay, and this is -1. तो अब यहाँ पर इस प्रोसीजर को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ कुछ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस की अगर बात करें तो ये वैल्यूज ऐसे कन्वर्ज करें, दिस इज कन्वर्जिंग टू 1, दिस इज -1, दिस इज टू 1। तो फाइनली x y z अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x y एंड z आर दीज, एंड एग्जैक्ट की बात करें तो ये होंगी 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो गॉस साइडल इटरेटिव मेथड से हमने x y और z कैलकुलेट कर ली। इस मेथड को हम 1000 क्रॉस 1000, 1 लाख क्रॉस 1 लाख इक्वेशंस तक भी आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेथड में या कॉन्सेप्ट में या कैलकुलेशन में कहीं भी किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।